नमस्कार। हालांकि आज का विषय पहले से निश्चय किया जा चुका था, लेकिन उस विषय में परिस्थितिवश मुझे परिवर्तन करना पड़ा और आज हम अपने विषय से हटकर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथी हैं डॉक्टर अशोक मौर्य जी। अशोक मौर्य जी ने एक सवाल किया था, मुझे वो सवाल मैं उस समय लिख रहा था लेकिन बाद में ग्रुप से डिलीट हो गया कि 0.6 ml D2 को लेकर के अगर डिस्टिल वाटर में मिलाया जाए 30 ml के तो किस डाइल्यूशन में बनेगा। अब प्रश्न ये है कि 0.6 ml 30 ml में अगर मिलाया जाए तो किस डाइल्यूशन में जाएगा। हमारे कई साथी इस बात पर शायद चौंक जाते हैं कि डॉक्टर ने 5 ml D3 निकलवा करके 445 ml में घुलवा देते हैं। अब पहले इस कहानी का राज जान लीजिए। दरअसल मेरे पास कुछ आज मैं निकाल रहा था, ये मेरा ही नहीं है, डॉक्टर नरेंद्र अवस्थी जी ने कभी शायद डॉक्टर रमाशंकर जी के सिद्धांतों को पढ़ा या उनके कुछ लिटरेचर उनको मिले होंगे। उन्होंने भी इस बात की चर्चा की और इन्होंने भी लिखा कि 4-5 ml दवा को निकाल करके 445 ml में मिक्स कर दिया जाए तो ये दवाइयाँ शरीर में अच्छा कार्य करती हैं। यानी ये किताब है 1996 की, यानी 1996 में ये बात नरेंद्र अवस्थी जी की किताब में आई। एंजाइम्स की थ्योरी पर चर्चा पाठक जी जो मध्य प्रदेश के हैं, डॉक्टर पाठक, आशुतोष पाठक जी इस समय चला रहे हैं, उनके पिताजी पाठक जी, सभी ने इलेक्ट्रोहोपैथी को औषधियों के एंजाइम्स के रूप में स्वीकार किया है बहुत पहले ही। और फार्मेसी के परिशिष्ट 4 में लिखा गया है कि यदि टिंचर इलेक्ट्रिसिटी औषधि या गोली का हो तो टिंचर के 5 सीसी को 45 सीसी रेक्टिफाइड स्पिरिट में मिला लिया जाए। इसमें 450 ग्राम 20 नंबर की चीनी की गोली में अच्छी तरह मिलाकर फिर इसको सुखाकर गोलियों के रूप में व्यवहार करें तो इसका प्रयोग अच्छा होता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं रमाशंकर जी के साथ कार्य कर रहा था तो रमाशंकर जी यथार्थ पर जीते थे, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते थे और हम लोग वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उनके परिणामों को चेक करते थे। जब हम D3 की 5 ml मेडिसिन को 445 ml डिस्टिल वाटर में मिला देते हैं तो हमारे साथी ये कहते हैं किस डाइल्यूशन में चला जाएगा, पहले अनिल श्रीवास्तव ये बताएं। तो मैं इसको बताने के पहले आपको ये बता दूं कि 5 ml मेडिसिन प्लस 5 ml मेडिसिन प्लस 45 ml RS यानी 45 ml और 5 ml आपका मेडिसिन यानी 50 ml हो गया। ये 50 ml का जो मिक्सचर होता था ये हम 450 ग्राम की गोली में मिला देते थे और खूब अच्छी तरह उसको हिलाते थे बोतल में भर करके। जब बिल्कुल वो दवा 50 ml 450 ग्राम के मेडिसिन में मिल जाती थी तो हम लोग अखबार बिछाते थे, पंखे को चला देते थे और अखबार पर गोलियों को बिछा देते थे और फिर वो जो 45 ml हमने RS डाला था वो RS वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में हवा में उड़ जाता है। बचा क्या, केवल 5 ml मेडिसिन उन 450 ml की गोलियों 450 ग्राम की गोलियों में 5 ml की मेडिसिन शेष रह जाती है जो विभिन्न प्रकार के ग्लोबुल्स में एकदम माइन्यूट तरीके से। अब आप सोच सकते हैं कि 450 ग्राम की गोली में कितने लाख गोलियां होंगी और प्रत्येक गोली के अंदर वो 5 ml मेडिसिन केवल 45 ml के RS के मिक्सचर के साथ। हमारा उद्देश्य क्या था कि 45 ml मिक्सचर के साथ ये मिक्स होंगी और फिर जाकर के गोलियों में समाहित हो जाएंगी और हम फिर उन गोलियों को गिन गिन करके 30 ml में मिला करके रमाशंकर जी लिखते थे S1/10, S5/5, C7/20
हम लोग उतनी ही गोलियां गिन गिन करके 30 ml में मिलाते थे और उसको हिला करके रोगी को दे करके फिर सीसी पर लेवल लगाते थे कि इस निशान तक आपको दिन में कै बार पीना है, फिर इस निशान तक आपको कै बार पीना है। ये बहुत प्रयोग हम लोगों ने किया। आज जो मैं आपसे 37 वर्ष के बाद इस बात की चर्चा कर रहा हूँ अपने अनुभव को लेकर के, मैंने बहुत मेहनत किया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में। खड़े खड़े हम लोग 8-8 घंटे मेडिसिन बनाते थे, पैर दर्द करने लगता था, लेकिन सीखने की ललक थी। हम लोग सीखना चाहते थे कि रमाशंकर जी की इन बातों में है क्या, इनके कार्यों में है क्या, और उसको बहुत करीब से हमने देखा था। चूंकि जो एक फ्रेश कंपटीशन है कि दवाओं को डिस्टिल वाटर में दिया जाए या ग्लोबुल्स में दिया जाए, हम ग्लोबुल्स को लेकर के भी डिस्टिल वाटर में घोलते हैं और ये कहते हैं कि आप इस निशान तक इसको पी लें। बात वही है, हमने थोड़ा सा तरीका आसान किया। हमने 5 ml मेडिसिन को 450 ग्राम की गोली में घोलने के बजाय हमने आपको बताना शुरू किया कि आप 445 ml डिस्टिल वाटर में उसको डाल दीजिए। अब कुछ साथियों ने कहा कि ये 190 का रेशियो हो जाता है। जी हाँ, 190 का रेशियो ही होता है ये, लेकिन 190 के रेशियो में अगर हम 10 हमारे हर पार्ट पर अगर हम 10 का एक कांस्टेंट मान लें, फिजिक्स में कांस्टेंट माना जाता है कि जब औसत निकाला जाए तो हम कोई एक ऐसा अनुपात ले लें जो सब में बराबर हो, तो हम 10 नंबर को एक कांस्टेंट रेशियो मान लेते हैं, तो 90/10 = 9, 19 का रेशियो फिर हो गया। अब सवाल यह है कि हम D3 से ही क्यों लेते हैं, पहले इसकी भी चर्चा थोड़ी सी हो जाए। दरअसल D1 और D2 की जो सांद्रता है, D1 तो हमारा प्योर मेडिसिन है जो हम बनाते हैं पहली बार में, जिसको स्पेजिकेशंस हम नाम देते हैं। उस स्पेजिकेशंस को हम 1:9 के रेशियो से जब तोड़ते हैं, 1 ml हम D1 लेते हैं और 9 ml हम डिस्टिल वाटर या RS लेकर के हम उसको D2 में तोड़ देते हैं। फिर भी जब हम D2 में तोड़ते हैं तो D2 का जो कंसंट्रेशन होता है या उसकी जो विस्कोसिटी होती है या उसकी जो सांद्रता होती है, वो हमारे ब्लड और लिम्फ से मैच नहीं करती है, क्योंकि ब्लड और लिम्फ में जो इसकी विस्कोसिटी है और जो इसका pH वैल्यू है वो हमारे D2 से मैच नहीं करता है। और जब हम D2 की दवा को देंगे, जिसको आप क्रूड भी मान सकते हैं, जब हम D2 को देंगे तो वो हमारे शरीर में काम तो करेगी, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगी, लेकिन चूंकि उसकी सांद्रता ज़्यादा है, हमारे ब्लड की सांद्रता से मैच नहीं कर रहा है, इस तरह से उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए अभी एक रहस्य मैंने नहीं खोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का स्टैंडर्ड लेवल क्या है और हमारी शेष औषधियों का स्टैंडर्ड लेवल क्या है। इलेक्ट्रिसिटी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग लेती हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, कम हो जाए तो उसका काम नहीं होता है। लेकिन हमारी जो मेडिसिन है उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेती हैं। मैं बिल्कुल फैक्ट कह रहा हूँ। अनिल श्रीवास्तव जब भी बोलते हैं यथार्थ ही बोलते हैं, हालांकि मेरी आलोचनाएँ होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग आईडीसी कमेटी के सामने लगे हुए हैं, वो स्वयं इलेक्ट्रिसिटी और ओरिजिनल मेडिसिन के बारे में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनके पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी एक सर्जन का पत्र आया है आईडीसी के समक्ष कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया पेपर ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सच है, बाकी 28 लोगों ने जो प्रपोजल दिया है वो सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है ही नहीं है। अब जब आपस में आप विवाद करेंगे तो आईडीसी कमेटी तो स्वयं कंफ्यूज हो जाएगी। तो ऐसी दशा में हमारी जो आईडीसी कमेटी वो स्वयं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में अभी अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रही है, और उसके कारण उसके दोषी हम ही आप हैं। हम केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए लगे हुए हैं कि हमारा बिजनेस चल जाए, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी चल जाए, हमारी संस्थाएं जिंदा रहें। लेकिन शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि जिस दिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता होगी उस दिन सारे संस्थाओं के रिकॉर्ड सील कर दिए जाएंगे, उस दिन सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां सील कर दी जाएंगी और उनके प्रोसेस को चेक करने के लिए एक हायर अथॉरिटी बना दी जाएगी, और जब हायर अथॉरिटी से परमिशन मिलेगी तभी वो मेडिसिन कंपनियां खुल पाएंगी। आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं और लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता लेके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता लेके आ रहा हूँ। कोई 4 लोगों के साथ फोटो डाल रहा है, कोई 5 लोगों के साथ डाल रहा है, कोई इतना बड़ा ब्रीफ केस लेके फोटो डाल रहा है, कोई इतनी बड़ी बड़ी फाइलें बगल में दबा करके और दिखा रहा है, कोई उसको प्रोजेक्टर के हिसाब से चला रहा है। लेकिन मेरे भाई, आप सब स्वयं आपस में कंफ्यूज हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विज्ञान है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स हैं और ये एंडो एंजाइम्स है, इसको बार बार समझ लीजिए। क्यों? अगर ये एंडो एंजाइम्स ना होती तो इनका D1 क्यों नहीं यूज़ किया जाता, इनका D2 क्यों नहीं यूज़ किया जाता? D1 और D2 का यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं? हमने बताया ना कि हमारा विस्कोसिटी और इसका कंसंट्रेशन मैच नहीं करता है। लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी तो है कि एंडो एंजाइम्स है, तो एंडो एंजाइम्स का जो pH मान D1 और D2 पर है वो D3 से डिफर कर जाता है। तो जब हम 5 ml मेडिसिन 445 ml में मिला देते हैं तो लोग कहते हैं वो D5 बना दिया डॉक्टर श्रीवास्तव ने। मैंने D5 कहाँ बनाया? मैंने तो उसको गोली के बजाय पानी मिला दिया, तो हमारा D3 था, D3 रह गया। पानी की मात्रा बढ़ गई है, यही ना? तो पानी की मात्रा बढ़ गई है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? हमारी मेडिसिन 5 ml है, उसमें 5 ml मेडिसिन को हमने 445 ml मिलाया है तो 1 into 90 आपको लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने D3 को D3 में ही कन्वर्ट कर रखा है। हम जब उससे निकाल के 30 ml के डिस्टिल्ड वाटर में देते हैं तब जाकर के वो D4 में कन्वर्ट होता है। इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें। क्या आप अपने प्रचार पर लिख रहे हैं 14.1%, 14.1% और लिख रहे हैं 83.3% डिस्टिल्ड वाटर? ये क्या मजाक है? 450 ml जब आप एक 38 दवाएं बना लेंगे 450 ml की सीसी में, तो अगर आपको 5 दवाएं मिला करके किसी फार्मूले में देना है तो हर दवाओं का परसेंटेज बराबर होगा, हर दवाओं का ड्रॉप बराबर होगा, हर दवाओं की इक्विलिटी बराबर होगी। इस बात को आप समझें। अगर आपको D3 में 5 दवाएं L2, C7, S5 या WE देना है तो केवल इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के बाकी सब की दवाओं की मात्रा समान होगी, तभी आप रोगी के रोग पर कवर कर पाएंगे। और मैं समझता हूं कि देश के हजारों साथी इस बात को अब समझने लगे हैं कि 5 ml को 450 ml में कन्वर्ट करके रोगी को देना बड़ा आसान है। इसमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई चक्कर नहीं, केवल आपको डोज घटाना बढ़ाना है। इसमें किसी भी टेम्परामेंट को समझने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी पॉजिटिव निगेटिव को समझने की जरूरत नहीं है और किसी भी डाइल्यूशन का चक्कर नहीं है। आप सीधे रोगी के रोग के अनुसार आप 450 ml से ड्रॉप बाय ड्रॉप, न्यूनतम 2 ड्रॉप्स, अधिकतम आप 50, 60, 70, 80, 100 ड्रॉप तक निकाल सकते हैं, रोगी की जिस तरह की गंभीरता हो। एक्यूट रोग में आपको डोज बढ़ा के देनी है, क्रॉनिक रोग में आपको डोज घटा के देनी, बस इतने फार्मूला आपको रखना है। क्रॉनिक रोग में हम डोज इसलिए घटाते हैं चूंकि रोग 2 साल 3 साल पुराना है, तो हम दवा की मात्रा को कम दे करके धीरे धीरे उन ऑर्गन्स को कवर करते हैं। और जब रोगी के एक्यूट रोग होता है, त्वरित उसके परेशानी होती है, तो हम दवा की डोज बढ़ा के देते हैं ताकि तत्काल ले जाकर के काम करें। अब एंजाइम्स क्यों है, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। और एंजाइम्स कई साथी कहते हैं हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन एंजाइम्स एक साथ 20 नहीं 50 या 5 लाख मिला दें तो आपस में रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो जाकर के केवल रिएक्शन को मोटिवेट करते हैं। इस नाते आज ये चर्चा कि 5 ml मेडिसिन को 450 ml मिलाने पर किस डाइल्यूशन में जाएगा, डाइल्यूशन का चक्कर क्यों समझना चाहते हैं। एक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, एक तरीका बता दिया, आप इस तरह दवा बना के अपने यहाँ रख लें। अब वो किस डाइल्यूशन में जा रहा है, मान लीजिए वो 1000वां डाइल्यूशन हो गया, 2000वां हो गया या 10,000वां हो गया या पहला ही डाइल्यूशन बना, उस डाइल्यूशन शब्द से क्या लेना देना है प्रैक्टिशनर्स का? क्या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का डॉक्टर डाइल्यूशन के चक्कर में पड़ के अपने रोगी का टाइम बर्बाद करता है या अपने उन फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोगों का टाइम बर्बाद करता है? या डॉक्टर आपस में बहस करते हैं क्या ये किस डाइल्यूशन में है, ये किस डाइल्यूशन में है, इसका फार्मूला बताइए? अजीब बात है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जितने लोग निकल रहे हैं विद्वान बन के, वो एक दूसरे को कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रगति नहीं चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को और डिले कर रहे हैं मानता है में जाने के लिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप डाइल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव और टेम्परामेंट का चक्कर छोड़िए। केवल D1 और D2 हम इसलिए नहीं देते हैं कि वो बॉडी के ब्लड और लिम्फ से मैच नहीं करता है। अगर काश D1 की सांद्रता हमारे ब्लड या लिम्फ के सांद्रता से मैच करती तो हम D1 का प्रयोग भी करते, हम D2 का प्रयोग भी करते, लेकिन नहीं कर पाते। इसलिए हमको उसको D3 तक 19 में तोड़ के ले जाना पड़ता है। और जैसे ही हम उसको D3 में तोड़ लेते हैं वो हमारे बॉडी के pH वैल्यू से और हमारे बॉडी के विस्कोसिटी से मैच करने लगता है, हमारे ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारा जो एक्सोप्लाज्म है हमारे नर्व्स में। अभी बहुत से लोग तो एक्सोप्लाज्म भी नहीं जानते होंगे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत की। अभी मैं एक सज्जन का फार्माकोपिया देख रहा था, अभी इस क्लास में आने के पहले मैं सोचा कि लाइए मैं जरा उनका भी देख लूँ। अब वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, सोचिए, सॉरी यूनानी के डॉक्टर हैं किसी प्रांत के, और लिखते हैं कि मैं यूनानी चिकित्सा परिषद में किसी पद पर भी है। यूनानी के एक डॉक्टर ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्माकोपिया तैयार कर दी और उस फार्माकोपिया को होम्योपैथी की फार्माकोपिया की हूबहू नकल कर दिया।
और वो कई जगह लिखते हैं कि मदर टिंचर का इतना पार्ट, इतने परसेंटेज। उन्हें पता नहीं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मदर टिंचर पे होम्योपैथी की दवाओं पर जो प्रतिशत लिखा होता है उसका तात्पर्य क्या होता है। और उन्होंने फार्माकोपिया तैयार करके आईडीसी कमेटी के समक्ष बड़े बड़े फोटोग्राफ्स के साथ दे भी दिया। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनसे पूछता, नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं है, सब लोग समझते हैं कौन क्या कर रहा है। जिस होम्योपैथी की मेडिसिन पर अगर लिखा हुआ है 20%, उस 20% का तात्पर्य आप जानते हैं क्या होता है? उस 20% का मतलब कि इस शीशी में केवल संबंधित औषध की 20% दवा है, शेष 80% इसमें आरएस मिलाया गया है। अगर आपको 100% ड्रग स्ट्रेंथ लेना है तो 20% वाली 5 शीशियों को मिलाएंगे, तब आपकी 100% ड्रग स्ट्रेंथ होगी। और हमारे साथी अपने फार्माकोपिया में लिखते हैं कि 20% गुणे 1.9% और फिर आगे लिख देते हैं मदर टिंचर का ये पार्ट इतने %। कमाल की बात है कि आईडीसी में लोग बेवकूफ़ बैठे हैं क्या कि आपकी फार्माकोपिया को वो होम्योपैथी की फार्माकोपिया नहीं समझ जाएंगे। वो दोनों की फार्माकोपिया पहले से वहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई है। आयुर्वेद की अलग है, यूनानी की अलग है, होम्योपैथी की अलग है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में केवल आप अगर D3 तक ही फार्माकोपिया बना के देंगे तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण होगा। और आज नहीं तो कल आपको एक रोचक कहानी बताऊं कि डार्विन और लैमार्क और मेंडल को उनके जीवित रहते उनकी बातों को नहीं किसी ने माना था। आज रमाशंकर जी हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूं, मैं उनकी बातों को लेकर एक मुहिम छेड़ रहा हूं। उनकी बातों को लेकर के मैंने किताब लिख दी, वो किताब आईडीसी कमेटी तक चली गई, भारत के विभिन्न राज्यों में प्रत्येक जिले में चली गई। और मैं गर्व नहीं कर रहा हूं, अहंकार नहीं बोल रहा है, मेरा ये आप लोगों का प्यार बोल रहा है कि मैं भारत का एकमात्र ऐसा चिकित्सक हूं जिसके चाहने वाले हर राज्य के हर जिले के चिकित्सक हैं। मेरे इस फोन में आप अहमदाबाद से बोल रहे हो या सूरत से बोल रहे हो या कर्नाटक के किसी जिले से बोल रहे हो, और तत्काल मैं पूछता हूं कि अगर आप रोगी हैं तो आप अपने अगल बगल के जिले के नाम बताइए। और जैसे वो रोगी अपने जिले का नाम बताता तैसे मैं अपने फ़ोन से उस जिले के डॉक्टर को सर्च करके उसको मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अभी सहरसा के एक रोगी ने फ़ोन किया और सहरसा के डॉक्टर AK शाह जी हैं जिनसे मेरा बहुत संबंध नहीं, लेकिन उनके चूँकि कॉल्स मेरे पास आते हैं किन्हीं मामलों में, मैंने उनका नंबर दिया। तो ये तब संभव हुआ है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मुहिम किसकी चली है? डॉक्टर रमाशंकर जी की। क्योंकि डॉक्टर रमाशंकर जी विज्ञान के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लगे हुए थे। बिजनेस करने के लिए नहीं आए थे, स्टूडेंट पढ़ाने के लिए नहीं आए थे, संस्था चलाने के लिए नहीं आए थे, दवा बनाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने स्वयं अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने घर में दवा बनाई, उसी से उन्होंने सीखा, उसी से उन्होंने प्रैक्टिस किया, उसी से उन्होंने रोगी ठीक किए। और जो अपने 2-4 हम जैसे लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया, उनको बताया। हमारे जैसे 5, 6, 10 शिष्य उनके थे, लेकिन कोई शिष्य आगे नहीं आया आज तक। मुझे ये भी ताज्जुब है, ना डॉक्टर संजय निषाद जी आए, ना डॉक्टर अशोक शुक्ला जी आए, ना सरिता जी आई, ना स्टीवन वर्मा जी आए। ये 5 लोगों के नाम तो मैं जानता हूँ जो मेरे समय में थे, मेरे आने के बाद भी 2-4 लोग गए होंगे, लेकिन किसी ने डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मा, तड़पती हुई आत्मा की आवाज़ को पहचानने की कोशिश नहीं किया। और वही चीज़ आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ। डार्विन, लैमार्क और मेंडल के मरने के बाद या मेंडलीफ के मरने के बाद उनकी आवर्त सारणी को महत्व दिया गया, तो डॉक्टर रमाशंकर जी यहाँ से जा चुके हैं और अनिल श्रीवास्तव भी चले जाएंगे। तो आज नहीं कल इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों को एज एंडो एंजाइम्स आपको भी मानना होगा, सरकार को ही मानना होगा। और अगर आप इसको हार्मलेस कहते हैं, हार्मलेस बताते हैं, इसके कार्यों को चेक करते हैं और आज तक कोई सिंगल व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों से नहीं मरा है, तो उसका एक ही कारण है कि ये तो औषधियाँ एंडो एंजाइम्स हैं। और एंडो एंजाइम्स को हम किसी लैब में बना नहीं सकते हैं, हम इसकी गोलियां प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के प्लांट सेल में स्वयं बनती हैं और स्वयं काम होने के बाद ये समाप्त होती हैं। इस नाते ये दवाएं हमारे शरीर में एज इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी, एज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 1/300 सेकेंड पर सेकेंड ये कार्य करती है। 1/300 सेकेंड में ये प्रति सेकंड ये हमारे शरीर में दौड़ती है एक्सोप्लाज्म के अंदर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को इंटरचेंज करने के लिए, त्वरित सूचनाएं देने के लिए। इसको आप रिफ्लेक्स एक्शन कह सकते हैं। और फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इनकी जो मात्रा अधिक होती है ये हमारे ब्लड, लिम्फ और एक्सोप्लाज्म में सबसाइड कर जाते हैं, इसीलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। परसों हमारे एक बहुत पुराने मित्र आ गए जो हमारे वीडियो को सुना करते थे, देखा करते थे, और वो उनकी श्रीमती जी को फालिज का अटैक हुआ है और ऐसे वो जा रहे थे, उन्होंने मेरी डिस्पेंसरी देखा और आकर के मेरे पास बैठ गए। मेरी डिस्पेंसरी को बस्ती में देख करके पहले तो उन्होंने बड़ी तारीफ किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी इस तरह की डिस्पेंसरी और इतने अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है।
फिर उन्होंने चलते चलाते कहा कि बोले डॉक्टर ने यार आप मेरे इतने पुराने मित्र हैं, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी में अंतर क्या है। तो मैंने उनको बहुत शॉर्ट में 2 अंतर बताए कि भाई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक विशुद्ध 115 पौधों से बनी है और होम्योपैथी में पौधों के अतिरिक्त बहुत से अन्य सोर्सेज लिए गए हैं। और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रो और होम्यो की परिभाषा मैंने उनको समझाई। वो व्यक्ति एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, रिटायर होने वाले हैं, केवल 6 महीने उनकी सर्विस बाकी है। जैसे मैंने उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अलग अलग डिफिनीशन बताई, वो खड़े हो गए और मेरे पैरों की तरफ झुकने लगे। जात के वो ब्राह्मण थे, मुझे शर्म आया और मैंने तत्काल उनका हाथ रोक लिया। मैंने कहा पांडे जी प्लीज़ मुझे क्षमा करें। बोले नहीं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखना चाहता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे बताइए। मुझे तो लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसमें केवल 38 मेडिसिन है और ये विभिन्न रोगों पर अपना नियंत्रण करती, तो इससे अच्छी चिकित्सा पद्धति क्या हो सकती है जब इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं इसका साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है। मैंने C1 की, जो सबसे जिसको लोग कहते हैं C1, ये प्यूटरेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है और महिलाओं की मेडिसिन है और ये साइड इफेक्ट कर जाएगी, नुकसान कर जाएगी, लोग डरते हैं ज़्यादा मात्रा देने से। मैंने C1 की शीशी उठाई और ऐसे पानी की तरह मैं उनके सामने पीना शुरू कर दिया और पी गया पूरी शीशी 100 ml की। आपको जान के ताज्जुब होगा, 100 ml की शीशी परसों मैं पी गया C1 की। मैंने कहा पांडे जी मुझे कोई नुकसान इसका नहीं हो, क्योंकि मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है इस समय। और यही दवा अगर हम रोगी को दे दें जहाँ पे C1 की जरूरत है, तो उसको ये जो है एक तरीके का जीवन उसको प्रदान कर देगी। और मैंने कहा अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जाइए, किसी अन्य डॉक्टर से कहिए जरा अपनी शीशी को उठा के पी ले, तो कहें नहीं 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 वो नहीं पी सकता है। वो तो कहेंगे अरे इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, मुँह में छाले पड़ जाएंगे, या हम अंधे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। मैंने कहा फिर यही अंतर है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, जन सामान्य में जा रही है। अब आप ऐसे सोच लें कि जो लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जिनका दूर दूर तक नाता नहीं है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में जानने के इच्छुक हैं। और हमारे साथी जो पुराने हमारे पूर्वज जिनको हम कह लें, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिनको स्तंभ कह लें, वो अभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे बिजनेस करने के चक्कर में लोगों को उलझाए हुए हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है, आज की डाइल्यूशन के चक्कर में, अभी हमारे कुछ साथी इस पर कहें कि अनिल श्रीवास्तव ने डाइल्यूशन में बताया नहीं और लंबे भाषण दे गए, आलोचना करने वाले तमाम लोग होते हैं। डाइल्यूशन पॉजिटिव, निगेटिव और टेम्परामेंट के नाम पर उलझाइए नहीं। ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मूले हैं जो होम्योपैथी के सिद्धांत पर लागू किए गए हैं। हम होम्योपैथ नहीं हैं, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं। इस नाते हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करेंगे, हम किसी अन्य चिकित्सा पद्धति की बैसाखी पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके सवालों के साथ। चलते चलाते हमारा फ़ोन कॉल नंबर 9793252355, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और हमारा फ़ोन कॉल भी नंबर है। नमस्कार, धन्यवाद।